अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लफ्ज़ फ्लक्स जो है ना बेटा, ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, यानी कि बह जाने की सलाहियत। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमने बोला था, फ्लक्स बहना यानी कि बहता हुआ चार्ज। एक ख़ास तरह की खसूसियात हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक ख़ास एरिया में से गुज़रती हैं तो हमें वहाँ चार्ज बहता हुआ दिखाई देता है। इसका बहाव कैसा होता है, इसको नाम क्या दिया जाता है बेटा, इसे फिज़िक्स में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन करते हैं बेटा, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। किसी एक ख़ास एरिया में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि वहाँ क्या कहलाती हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर, कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में आप डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको एक स्केलर मिकदार मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है या स्केलर प्रोडक्ट किया हुआ है तो आपको वहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा होगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म ई ए कॉस थीटा। किसी एक चीज़ का आप मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और इधर से बेटा एरिया का वो कंपोनेंट आपने लेना है जो कि ई की डायरेक्शन में मौजूद हो, जिसे सिंपल आप कहते थे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग द ई। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ई की डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, यानी कि ए का वो कंपोनेंट जो कि ई की डायरेक्शन में पाया जाएगा और वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, तो इसीलिए ए ई कॉस थीटा। वहाँ पर ब्रीफली तौर पर ये सारी चीज़ समझाई है मैंने, आप जाकर दोबारा वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो ई ए कॉस थीटा इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म बनती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा हमारे पास एक स्केलर मिकदार है, स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड रखेगा बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी इसके पास। इसकी डिपेंडेंस तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सर्टन एरिया एलिमेंट, के जिस भी एरिया एलिमेंट में से ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं कितनी, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पहली बात। तो यहाँ से देखें ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहने का मकसद क्या होगा, ई बढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। किसी सर्टन एरिया एलिमेंट में से, हेयर इस डायग्राम के ऊपर बेटा गौर करें, ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, फ्लक्स ज़्यादा होगा। बी एलिमेंट के लिए देखना चाहेंगे, कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन ये रख रही हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देने से फ्लक्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आपको रेशोज़ बता दी जाएँ तो फ्लक्स की रेशोज़ क्या होंगे। अगर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ दे दी जाएँ, एक फ्लक्स की वैल्यू दे दी जाए और फ्लक्स की दूसरी वैल्यू अननोन कर दी जाए, तो कैसे मालूम करेंगे। ये हम सारे बेसिक लेक्चर कर चुके हैं। ब्रीफली तौर पर मैं ये फार्मूला में से किस तरह से एमसीक्यूज़ बन सकती हैं समझा चुका हूँ। इसके बाद बेटा एरिया वेक्टर के ऊपर कि एरिया क्या होगा, एरिया ज़्यादा है कम है, कम एरिया होगा तो जाहिर सी बात है कम नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी और फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस उसमें से पास कर जाएंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने सिखाए हैं वो सारी एमसीक्यूज़ यहाँ से आप खुद से बनाइए। तीसरी चीज़ है बेटा ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। सरफेस की ओरिएंटेशन कैसी है, आपने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने किस तरह से रखा हुआ है, वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, किस तरह की शेप है, ये ओरिएंटेशन भी बहुत कुछ डिपेंड कराती है। कैसे, इसको हम आगे बेटा इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज़ द एरिया वेक्टर और इसके बाद हमारे पास है यूनिट एरिया
स्केलर एरिया जिसको बेटा सिंपली कहा जाता है, या सिंपल एरिया का लफ्ज़ भी आपके सिलेबस के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है। इन दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना लाजमी है, बहुत लाजमी है। अगर तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं तो इट्स ओके, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। वरना पीटीबी के अंदर कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन सी हो जाती है, वो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा गौर से बैठिएगा बेटा। व्हाट इज़ एन एरिया वेक्टर? है क्या? द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा उस सरफेस के एरिया के बराबर होगी जिस सरफेस के ऊपर इसको कंसीडर किया जा रहा होगा, जिस सरफेस पर इसको लिया जा रहा होगा, और इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए बेटा देखें, आपके सामने ये बोर्ड है, हम इसे एक कोई सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा, लेट से फर्ज कर लें ये एरिया वेक्टर है, मैं इसको यहाँ पर नॉर्मल आउटवर्ड ठहरा देता हूँ। नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन रखे और इसकी जो मैग्नीट्यूड हो बेटा वो इस बोर्ड की सरफेस के बराबर हो, तो इसे कहा जाता है एरिया वेक्टर, या वेक्टर एरिया का भी लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ आ गई बेटा? हेयर इज, आपके सामने एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैं ये कोई नॉर्मल आउटवर्ड ठहरा देता हूँ बेटा। अब इसकी मैग्नीट्यूड इस सरफेस की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी और डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड हो, तो ये बेटा क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर कहलाएगा। दूसरी चीज़ है बेटा यूनिट एरिया या स्केलर एरिया। इसे दूसरा नाम बेटा क्या देते हैं? स्केलर एरिया। सिंपली एरिया भी इसको कहते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? द स्केलर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस फॉर विच एरिया इज टू बी कंसिडर्ड। कि जिस सरफेस के लिए हम ये एरिया कंसिडर करने जा रहे होते हैं उसके एरिया की मैग्नीट्यूड यूनिट एरिया के बराबर होगी। ये अभी एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। ये सारी सरफेस, ये इसका जो ये एरिया है ये बेटा स्केलर एरिया कहलाता है, यूनिट एरिया कहलाता है, या सिंपलर एरिया कहलाता है। हमने बोर्ड की एग्जांपल ली बेटा, बोर्ड की ये सारी सरफेस स्केलर एरिया है, यूनिट एरिया है, या आपके पास सिंपल एरिया है। ओके, यहाँ मैंने डायग्राम बनाई हुई है बेटा। ये एक ख़ास सरफेस है जिसके ऊपर हमने एक नॉर्मल आउटवर्ड, असल में मैं बोर्ड के ऊपर इस चीज़ को ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, ये इस तरह से, ठीक है बेटा, नॉर्मल आउटवर्ड। तो ये बेटा क्या बन जाएगा? वेक्टर एरिया। जबकि इस सरफेस की जो मैग्नीट्यूड होगी यानी कि जो सरफेस एरिया होगा वही स्केलर एरिया होगा। ये दो बातें आपने नोटिस में रखनी है। अब स्पेशल केसेस जो हमने अंडरस्टैंड करने हैं वो इन दो चीज़ों के ऊपर है। स्पेशल केस, सबसे पहला केस है बेटा मैक्सिमम फ्लक्स का, कि किसी भी सरफेस में से फ्लक्स अगर पास भी कर रहा हो तो वो मैक्सिमम कब होगा, ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है। When area is held perpendicular to the direction of field lines, then the flux is maximum. अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को बेटा जहन में रखिएगा। एरिया परपेंडिकुलर है, यूनिट एरिया परपेंडिकुलर है, सिंपली स्केलर एरिया परपेंडिकुलर है। ये देखिए, हेयर इज, ये स्केलर एरिया हमने अभी कंसीडर किया है, हमने इसे यूनिट एरिया का है, हमारे पास ये सिंपल एरिया है। अगर तो एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब मेरे फिंगर्स को बेटा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हेयर इज, आप फिंगर्स मेरे को समझें कि ये फील्ड लाइंस हैं और ये ऐसे पास कर रही हैं। अगर सरफेस एरिया, यूनिट एरिया, स्केलर एरिया ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हमने cos थीटा लगाया हुआ है, एंगल हमारे पास क्या रहेगा? ये देखें, देखिए बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसी को हम इस साइड से, ये इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल होगा इसका वेक्टर एरिया, ठीक, नॉर्मल होगा वेक्टर एरिया, नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। अब फील्ड लाइंस इस तरफ से ऐसे आ रही हैं, ये वेक्टर एरिया इसके सामने है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में बेटा एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर बेटा इसको लिख रहा हूँ,
एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू वेक्टर एरिया। अगर तो वेक्टर एरिया के फील्ड लाइंस पैरेलल हों, तो पैरेलल के केस के अंदर देखें यहां पर दोनों की सेम डायरेक्शन है, थीटा बेटा आपके पास एंगल 0 डिग्री बनेगा। अब यही चीज यहां पर आकर इसको फिल अप कर लें, फ्लक्स फाई ई बेटा बराबर होगा ई ए कॉस 0 डिग्री। बेटा हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो फ्लक्स ई ए के बराबर होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। अब दो बातें डिफरेंस के साथ समझ आ गई, दोनों लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर लफ्ज ये परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करता है, अक्सर बच्चों के जहन में होता है परपेंडिकुलर तो एंगल 90 है। बेटा हमने फार्मूलिज्म को गौर करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान में एंगल लेना है, हमने सरफेस एरिया के दरमियान में एंगल नहीं लेना, हमने स्केलर एरिया के दरमियान में एंगल नहीं लेना, हमने जिसे सिंपली यूनिट एरिया कह रहे हैं उसके दरमियान में एंगल नहीं लेना, हमने वेक्टर एरिया का एंगल लेना है। ठीक है, एंगल हमने वेक्टर एरिया का लेना है। तो आपको वो सरफेस का कह रहा है परपेंडिकुलर, तो सिंपल है, आप उसके ऊपर एरिया वेक्टर नॉर्मल ठहरा लें, नॉर्मल आउटवर्ड बना लें और डायरेक्शन चेक कर लें। क्लियर। दूसरा केस फ्लक्स 0, कब हमारे पास सरफेस की किस तरह की एक ओरिएंटेशन हो और हमारे पास फ्लक्स हमें 0 मिलेगा। तो व्हेन एरिया is held parallel to the direction of electric field lines then the flux is 0। जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो, हेयर इज बेटा मैं ये कंसीडरेशन यहाँ पर आपको बताऊंगा, ये था एरिया। क्लियर बेटा, और ये आ रही थी मेरी फिंगर्स की सूरत के अंदर, थोड़ा सा बेंड है हाथ, ये ना देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी नहीं है, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है, अब देखिए पैरेलल है ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अंदर सरफेस एरिया आ गया। अब सरफेस एरिया, स्केलर एरिया या यूनिट एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो उस वक्त फ्लक्स हमें 0 मिलता है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने गौर करानी है बेटा, हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इधर से बेटा फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी, यानी कि एरिया वेक्टर ऐसे होगा और बेटा फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। वो दूसरी डेफिनेशन, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर एरिया देन फ्लक्स इज 0। बात समझ आ गई बेटा? कैसे? यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है, अगर इनके दरमियान में एंगल को देखना चाहें बेटा, थीटा आपके पास बनता है 90 डिग्री, 90 का जावे यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ आ जाए फार्मलिज्म के अंदर, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 90 डिग्री, बेटा इसको लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो 0 लिखेंगे, फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। एंगल किसके साथ लेना है? एरिया वेक्टर के साथ लेना है, यूनिट एरिया, स्केलर एरिया, सिंपली सरफेस एरिया के साथ हमने नहीं लेना। तीसरा केस, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, हमारे पास इस तरह से सरफेस की ओरिएंटेशन है, ना तो पैरेलल हमें दिखाई दे रही है, ना हमें परपेंडिकुलर सरफेस दिखाई दे रही है, तो हम तब किस तरह की कैलकुलेशन कर लें बेटा? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है जो कि एक ख़ास एंगल थीटा के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल बना रही है, एरिया वेक्टर और ई के दरमियान में एक एंगल थीटा है, तो यहाँ फाई ई बराबर होगा ई डॉट ए, फ्लक्स का फार्मूला। अब ई की मैग्नीट्यूड और दूसरी तरफ प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी कि एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ई वेक्टर, तो वो हमेशा कॉज कंपोनेंट ही आता है। मैं दोबारा इसको डील नहीं करने लगा, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम मैं बता चुका हूँ, उसका हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक सो 4th है, उसके अंदर ये चीज़ मैंने ब्रीफली तौर पर आपको समझाई हुई है कि कॉज कंपोनेंट कैसे आता है। तो हमने
ई ए cos थीटा फार्मूला लगाकर ये फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो बेटा ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट बात आपके पास एरिया वेक्टर और स्केलर एरिया या जिसे यूनिट एरिया कहते हैं, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस की है। आपने अक्सर गौर करनी है कि वो आया कि सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं या फिर आपके लिए वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं। एंगल हमेशा हमने वेक्टर एरिया का लेना होगा और उसी बिहाफ पर ही हमने फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।